सोचिए, एक ऐसी कंपनी जो भारत आई थी सिर्फ व्यापार करने के लिए, लेकिन कुछ ही दशकों में वही कंपनी बन गई भारत की शासक शक्ति। कैसे कैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत जैसे विशाल, समृद्ध और शक्तिशाली देश को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में ले लिया। क्या ये सिर्फ युद्ध की कहानी है या फिर साजिश, कूटनीति और विश्वासघात की भी? प्लासी से लेकर पंजाब तक, मैसूर से मराठों तक, हर जीत के पीछे एक स्ट्रैटेजी थी, एक प्लान था और एक सिस्टमैटिक एक्सपेंशन था। कहीं तलवार चली तो कहीं कागज और कानून से ही राज्य हड़प लिए गए। सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सिर्फ पॉलिसीज नहीं थी, ये थे ब्रिटिश एम्पायर के सबसे खतरनाक हथियार। और सबसे बड़ा सवाल, जब भारत में मराठा, सिख और मैसूर जैसे शक्तिशाली राज्य मौजूद थे, तो फिर अंग्रेज कैसे जीत गए? इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बंगाल से शुरुआत, मैसूर, मराठा और पंजाब की हार, ब्रिटिश पॉलिसीज का जाल और पड़ोसी देशों के साथ युद्ध। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये है भारत के भाग्य बदलने की कहानी। 1856 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद उनके पोते सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। सिराजुद्दौला एक युवा शासक थे, लेकिन वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती शक्ति से चिंतित थे। सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच संघर्ष के कई कारण थे। एक, फोर्टिफिकेशन। कंपनी ने बंगाल में अपने व्यापारिक केंद्रों को किलेबंद करना शुरू कर दिया, विशेष रूप से फोर्ट विलियम इन कैलकाटा को। नवाब ने इस किलेबंदी का विरोध किया क्योंकि यह नवाब की अनुमति के बिना हो रही थी। दो, दस्तक सिस्टम। कंपनी के व्यापारियों को एक विशेष सुविधा मिली हुई थी, इसे कहा जाता था दस्तक। दस्तक का अर्थ था ड्यूटी फ्री ट्रेड पास। इसका उपयोग करके कंपनी के अधिकारी कर दिए बिना व्यापार करते थे, लेकिन कई अंग्रेज व्यापारी इस सुविधा का दुरुपयोग कर रहे थे, जिससे बंगाल सरकार को भारी राजस्व नुकसान हो रहा था। कैलकाटा पर हमला। इन समस्याओं के कारण सिराजुद्दौला ने कंपनी के खिलाफ कार्यवाही करने का निर्णय लिया। 1756 में उन्होंने कैलकाटा पर हमला किया और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। कैलकाटा के कब्जे के बाद एक घटना घटी जिसे इतिहास में कहा जाता है ब्लैक होल इंसिडेंट। कहा जाता है कि अंग्रेज कैदियों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया, जहां कई कैदियों की मृत्यु हो गई। हालांकि इतिहासकारों में इस घटना के विवरण को लेकर मतभेद भी हैं, लेकिन इस घटना का उपयोग अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्रचार के रूप में किया। कैलकाटा पर कब्जे के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास से सेना भेजी। इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव एक कुशल सैनिक और चालाक राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने केवल युद्ध की तैयारी ही नहीं की, बल्कि बंगाल दरबार के भीतर षड्यंत्र भी रचा। क्लाइव ने सिराजुद्दौला के कुछ अधिकारियों से गुप्त संपर्क स्थापित किया। इनमें शामिल थे मीर जाफर, जगत सेठ, अमीचंद। इन लोगों ने सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र किया। मीर जाफर नवाब की सेना के सेनापति थे। उन्होंने वादा किया कि युद्ध के समय वे सिराजुद्दौला का साथ नहीं देंगे। बैटल ऑफ प्लासी, जून 1757। ये तारीख भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बन गई। इस दिन हुआ बैटल ऑफ प्लासी। ये युद्ध हुआ बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में भागीरथी नदी के किनारे। युद्ध शुरू होने के बाद सिराजुद्दौला की सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन मीर जाफर और उसके सहयोगियों ने युद्ध में भाग नहीं लिया। इस विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला की सेना कमजोर पड़ गई और अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुई। प्लासी का महत्व। बैटल ऑफ प्लासी को अक्सर कहा जाता है अ बैटल वन बाय कॉन्स्पिरेसी। ये एक बड़ा सैन्य युद्ध नहीं था, बल्कि राजनैतिक षड्यंत्र का परिणाम था। इस युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, लेकिन वास्तविक शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। कुछ समय बाद कंपनी मीर जाफर से असंतुष्ट हो गई, क्योंकि वो कंपनी की आर्थिक मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा था। इसलिए कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम एक सक्षम शासक था। उसने कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। उसने अपनी सेना को आधुनिक बनाया और कंपनी के प्रभाव को कम करने की कोशिश की। मीर कासिम ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने इंटरनल ट्रेड ड्यूटी समाप्त कर दी। इसका उद्देश्य था कि भारतीय व्यापारियों को कंपनी के बराबर प्रतिस्पर्धा का अवसर देना।
लेकिन कंपनी को यह निर्णय स्वीकार नहीं था। इससे मीर कासिम और कंपनी के बीच संघर्ष शुरू हो गया। कंपनी के साथ संघर्ष के बाद मीर कासिम बंगाल छोड़कर भाग गया। इसके बाद उसने दो शक्तियों से संधि की। ये थे शुजा-उद-दौला, नवाब ऑफ अवध, शाह आलम II, मुगल एम्परर। इन तीनों शक्तियों ने मिलकर कंपनी के खिलाफ एक कन्फेडरेसी बनाई। बैटल ऑफ बक्सर, जून 1764। इस दिन हुआ बैटल ऑफ बक्सर। कंपनी की सेना का नेतृत्व कर रहे थे मेजर हेक्टर मुनरो और उनके सामने थी 3 भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना। बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी निर्णायक रूप से विजयी हुई। ये विजय प्लासी से अधिक महत्वपूर्ण थी क्योंकि ये एक वास्तविक सैन्य विजय थी। बैटल ऑफ बक्सर के बाद रॉबर्ट क्लाइव फिर से बंगाल आया। 1765 में एक महत्वपूर्ण संधि हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इस संधि के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए दीवानी राइट्स, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रह का अधिकार। इस प्रकार कंपनी इन क्षेत्रों की आर्थिक शासक बन गई। क्लाइव ने बंगाल में एक नई व्यवस्था लागू की। इसे कहा जाता है ड्यूअल गवर्नमेंट। इस व्यवस्था में राजस्व संग्रह का अधिकार कंपनी के पास था, लेकिन प्रशासनिक जिम्मेदारी नवाब के पास रही। इस व्यवस्था ने बंगाल की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया। ड्यूअल गवर्नमेंट के कारण बंगाल की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और 1770 में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल में लाखों लोगों की मृत्यु हुई। प्लासी और बक्सर की विजय के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सबसे शक्तिशाली राजनैतिक शक्ति बन गई। अब कंपनी के पास था राजनैतिक प्रभाव, आर्थिक संसाधन, सैन्य शक्ति। बंगाल की संपत्ति ने कंपनी को इतना शक्तिशाली बना दिया कि अब वो पूरे भारत में अपना विस्तार कर सकती थी। और अब कंपनी की अगली चुनौती थी मैसूर, जहां हैदर अली और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ सबसे मजबूत प्रतिरोध करने वाले थे। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी चुनौती। बंगाल की विजय के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। अब कंपनी केवल एक व्यापारिक संस्था नहीं रह गई थी, वो धीरे धीरे एक टेरिटोरियल पावर बन चुकी थी। लेकिन पूरे भारत में एक ऐसा राज्य था जो अंग्रेजों के विस्तार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना। ये राज्य था मैसूर, और इस राज्य के 2 शासकों ने अंग्रेजों को सबसे कड़ी टक्कर दी, हैदर अली, टीपू सुल्तान। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच 4 बड़े युद्ध हुए। इन युद्धों को कहा जाता है एंग्लो मैसूर वॉर्स। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767-1769। ये युद्ध हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच। युद्ध के कारण ब्रिटिश कंपनी दक्षिण भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती थी। इसी कारण उसने हैदराबाद के निजाम और मराठाओं के साथ एक गठबंधन बनाया। इस गठबंधन का उद्देश्य था मैसूर को कमजोर करना। लेकिन हैदर अली एक कुशल सेनापति था। उसने कूटनीति का उपयोग करते हुए निजाम को अपनी ओर कर लिया। इसके बाद हैदर अली ने मद्रास तक आक्रमण कर दिया। ब्रिटिश कंपनी स्थिति से घबरा गई और अंततः 1769 में एक संधि हुई, ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769। इस संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया। अगर किसी तीसरी शक्ति ने हमला किया तो दोनों एक दूसरे की सहायता करेंगे। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780-1784। दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर हैदर अली और ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ। युद्ध का कारण। इस युद्ध का मुख्य कारण था माहे का कब्जा। माहे एक फ्रेंच कॉलोनी थी और ये हैदर अली के संरक्षण में थी, लेकिन ब्रिटिश कंपनी ने माहे पर कब्जा कर लिया। इससे हैदर अली क्रोधित हो गया और उसने कंपनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। युद्ध की घटनाएं। हैदर अली ने मराठाओं और निजाम के साथ एक गठबंधन बनाया और ब्रिटिश सेना पर कई आक्रमण किए, लेकिन 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। इसके बाद युद्ध का नेतृत्व किया उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। इस संधि के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे से जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए। ये संधि ब्रिटिश कंपनी के लिए काफी अपमानजनक मानी जाती है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790-1792। तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर टीपू सुल्तान और ब्रिटिश कंपनी के बीच हुआ। युद्ध का कारण। टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर आक्रमण किया। त्रावणकोर ब्रिटिश कंपनी का सहयोगी राज्य था। इस कारण कंपनी ने टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ब्रिटिश अलायंस। इस युद्ध में ब्रिटिश कंपनी ने गठबंधन किया मराठाओं, निजाम ऑफ हैदराबाद। इन तीनों शक्तियों ने मिलकर टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध किया। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792।
अंततः टीपू सुल्तान को पराजय स्वीकार करनी पड़ी और 1792 में ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई। इस संधि के अनुसार टीपू सुल्तान को अपने राज्य का लगभग आधा भाग ब्रिटिश कंपनी और उसके सहयोगियों को देना पड़ा। साथ ही उसे 3 करोड़ रुपए का हर्जाना भी देना पड़ा। जब तक यह हर्जाना नहीं दिया गया तब तक टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को बंधक रखा गया। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799। चौथा एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में हुआ। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली। युद्ध का कारण, लॉर्ड वेलेस्ली भारत में सब्सिडियरी अलायंस लागू करना चाहता था, लेकिन टीपू सुल्तान इस नीति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। साथ ही टीपू सुल्तान के फ्रांस से संबंध भी थे, जिससे ब्रिटिश कंपनी को खतरा महसूस हुआ। श्रीरंगपट्टनम का युद्ध 1799 में ब्रिटिश सेना ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ता रहा, लेकिन अंततः 4 मई 1799 को वो युद्ध में मारा गया। मैसूर का परिणाम, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य का विभाजन कर दिया गया। कुछ क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी के अधीन आ गए, कुछ क्षेत्र निजाम और मराठाओं को दिए गए और मैसूर के शेष भाग में पुरानी वोडेयार डायनेस्टी को फिर से स्थापित कर दिया गया। लेकिन अब मैसूर राज्य ब्रिटिश कंपनी के अधीन एक सब्सिडियरी स्टेट बन चुका था। ऐतिहासिक महत्व, मैसूर की पराजय ब्रिटिश एक्सपेंशन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। टीपू सुल्तान भारत के उन शासकों में से एक था जिसने अंग्रेजों का सबसे दृढ़ता से विरोध किया, लेकिन अंततः ब्रिटिश कंपनी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। एंग्लो मराठा वॉर्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा कन्फेडरेसी के बीच 3 बड़े युद्ध हुए। इन युद्धों को कहा जाता है एंग्लो मराठा वॉर्स। ये युद्ध 1775 to 1818 के बीच हुए और अंततः इन युद्धों के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश सुप्रीमसी स्थापित हो गई। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 to 1782। इस युद्ध का मुख्य कारण था मराठा साम्राज्य में उत्तराधिकार विवाद। पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद पेशवा पद के लिए संघर्ष शुरू हो गया। रघुनाथ राव, जिन्हें राघोबा के नाम से भी जाना जाता था, बालाजी बाजीराव के छोटे भाई थे। वे पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन मराठा सरदारों का एक समूह, जिसका नेतृत्व कर रहे थे नाना फडणवीस, उन्होंने समर्थन किया माधवराव II का, जो नारायण राव के मरणोत्तर पुत्र थे और जन्म से ही पेशवा बने। ट्रीटी ऑफ सूरत 1775। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए रघुनाथ राव ने ब्रिटिश कंपनी से सहायता मांगी और 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत हुई। इस संधि के अनुसार ब्रिटिश कंपनी रघुनाथ राव को सैन्य सहायता देगी, इसके बदले उसे मिलेंगे सालसेट, बैसीन। ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776। लेकिन कैलकाटा काउंसिल बॉम्बे सरकार की नीति से सहमत नहीं थी, इसलिए 1776 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई। इस संधि के अनुसार ब्रिटिश कंपनी ने रघुनाथ राव का समर्थन छोड़ दिया। 1779 में मराठा सेना ने ब्रिटिश सेना को घेर लिया और उन्हें मजबूर किया गया कन्वेंशन ऑफ वडगांव पर हस्ताक्षर करने के लिए। ये संधि ब्रिटिश कंपनी के लिए काफी अपमानजनक थी। ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782। अंततः 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई। इस संधि के अनुसार माधवराव II को पेशवा माना गया, रघुनाथ राव को पेंशन दी गई और दोनों पक्षों के बीच लगभग 20 वर्षों तक शांति बनी रही। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 to 1805। दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध मराठा सरदारों के आपसी संघर्ष के कारण हुआ। ट्रीटी ऑफ बैसीन 1802। 1802 में यशवंतराव होलकर ने पेशवा बाजीराव II को पराजित कर दिया। इसके बाद बाजीराव II ब्रिटिश कंपनी की शरण में चला गया और उसने ट्रीटी ऑफ बैसीन 1802 पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के अनुसार पेशवा ने सब्सिडियरी अलायंस स्वीकार कर लिया। ये संधि मराठा स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा झटका थी। युद्ध का परिणाम, सिंधिया और भोंसले ने इस संधि का विरोध किया, लेकिन ब्रिटिश सेना ने उन्हें पराजित कर दिया। इसके बाद 2 महत्वपूर्ण संधियां हुईं, ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव 1803, ट्रीटी ऑफ देवगांव 1803। इन संधियों के बाद ब्रिटिश शक्ति और मजबूत हो गई। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 to 1818। तीसरा मराठा युद्ध मराठा शक्ति के अंत का कारण बना। उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। युद्ध का कारण, ब्रिटिश कंपनी भारत में अपनी सुप्रीमसी स्थापित करना चाहती थी और इसी समय कंपनी ने पिंडारियों के खिलाफ अभियान शुरू किया, जिससे मराठा सरदारों में असंतोष बढ़ गया। युद्ध का परिणाम, 1818 में मराठा शक्ति पूरी तरह पराजित हो गई। इसके परिणाम स्वरूप
पेशवा पद समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव II को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। सतारा में शिवाजी के वंशज को एक छोटा राज्य दिया गया। मराठा पतन के कारण। मराठा साम्राज्य की हार के पीछे कई कारण थे। 1. आंतरिक संघर्ष। मराठा सरदारों के बीच एकता का अभाव था। सिंधिया, होलकर और भोसले अक्सर आपस में संघर्ष करते रहते थे। 2. आर्थिक कमजोरी। मराठा राजस्व व्यवस्था मुख्य रूप से चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित थी। ये व्यवस्था स्थायी नहीं थी। 3. सैन्य कमजोरी। ब्रिटिश सेना अधिक अनुशासित थी, आधुनिक हथियारों से लैस थी, जबकि मराठा सेना अभी भी पारंपरिक सैन्य व्यवस्था पर निर्भर थी। मराठा शक्ति के पतन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में तेजी से विस्तार कर रही थी। अब कंपनी की नजर उत्तर पश्चिम भारत के उस क्षेत्र पर गई जिसका सामरिक महत्व बहुत अधिक था। यह क्षेत्र था सिंध। सिंध का महत्व केवल राजनीतिक या आर्थिक ही नहीं था, बल्कि एक क्षेत्र भारत और मध्य एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण मार्ग था। इसके अलावा सिंध में बहती थी इंडस रिवर। ये नदी व्यापार और परिवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तालपुर डायनेस्टी का शासन। 18वीं शताब्दी के अंत में सिंध पर शासन कर रही थी तालपुर डायनेस्टी। तालपुर शासक मूल रूप से बलोच ओरिजिन के थे। 1783 में मीर फतेह अली खान तालपुर ने सिंध पर नियंत्रण स्थापित किया। उनकी मृत्यु के बाद सिंध का शासन उनके भाइयों के बीच विभाजित हो गया। इन शासकों को कहा जाता था अमीर्स ऑफ सिंध। इन अमीरों को कभी-कभी कहा जाता था चार यार, क्योंकि चार प्रमुख तालपुर शासक सिंध के विभिन्न हिस्सों पर शासन कर रहे थे। ब्रिटिश इंटरेस्ट इन सिंध। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिंध में दो मुख्य कारणों से रुचि रखती थी। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश एम्पायर को डर था कि रशिया मध्य एशिया के रास्ते भारत पर आक्रमण कर सकता है। इस स्थिति को इतिहास में कहा जाता है द ग्रेट गेम। इस स्थिति में ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि उत्तर पश्चिम सीमा उनके नियंत्रण में हो, इसलिए सिंध एक महत्वपूर्ण बफर रीजन बन गया। नंबर 2, ट्रेड रूट। ब्रिटिश व्यापारी इंडस रिवर के माध्यम से मध्य एशिया के साथ व्यापार करना चाहते थे, इसलिए सिंध का नियंत्रण उनके लिए आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। ब्रिटिश ट्रीटीज विद सिंध। सिंध के अमीरों के साथ ब्रिटिश कंपनी ने कई संधियां की। ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप 1807। 1807 में ब्रिटिश कंपनी और सिंध के अमीरों के बीच एक संधि हुई। इस संधि में दोनों पक्षों ने वादा किया कि वे फ्रेंच इन्फ्लुएंस को सिंध में प्रवेश नहीं करने देंगे। पोटिंजर ट्रीटी 1832। 1832 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के समय एक नई संधि हुई। इसे कहा जाता है पोटिंजर ट्रीटी। इस संधि के अनुसार ब्रिटिश व्यापारियों को सिंध में व्यापार करने की अनुमति मिल गई और इंडस रिवर को व्यापार के लिए खोल दिया गया। लेकिन एक शर्त थी, कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट इस मार्ग से नहीं ले जाया जाएगा। ट्राइपार्टाइट ट्रीटी 1838। 1838 में एक महत्वपूर्ण संधि हुई जिसे कहा जाता है ट्राइपार्टाइट ट्रीटी। इस संधि में शामिल थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा ऑफ अफगानिस्तान। इस योजना के लिए ब्रिटिश सेना को सिंध के रास्ते अफगानिस्तान जाना पड़ा। इससे सिंध के अमीरों पर ब्रिटिश दबाव बढ़ गया। सब्सिडरी अलायंस इन सिंध 1839 में ब्रिटिश कंपनी ने सिंध के अमीरों को मजबूर किया कि वे सब्सिडरी अलायंस स्वीकार करें। इस संधि के अनुसार सिंध में ब्रिटिश सेना तैनात की गई और उस सेना का खर्च सिंध के अमीरों को उठाना पड़ा। इस प्रकार सिंध की स्वतंत्रता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। एनेक्सेशन ऑफ सिंध 1843। 1843 में ब्रिटिश कंपनी ने सिंध को पूरी तरह अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस अभियान का नेतृत्व किया जनरल चार्ल्स नेपियर ने। युद्ध। ब्रिटिश सेना और सिंध के अमीरों के बीच कई युद्ध हुए। अंततः सिंध के अमीर पराजित हो गए और सिंध को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया। पेक्कावी, आई हैव सिन्ड। सिंध की विजय के बाद जनरल चार्ल्स नेपियर ने एक प्रसिद्ध वाक्य कहा। उसने लिखा, पेक्कावी। ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है आई हैव सिन्ड, लेकिन यह शब्द एक शब्द खेल भी था।
क्योंकि पेक्कावी इज इक्वल टू आई हैव सिंध, अर्थात मैंने सिंध जीत लिया है। सिंध विजय का महत्व। सिंध की विजय ब्रिटिश एक्सपेंशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके बाद ब्रिटिश एम्पायर को इंडस रिवर का नियंत्रण मिल गया और उत्तर पश्चिम भारत में उनकी स्थिति मजबूत हो गई। पंजाब, अंतिम शक्तिशाली स्वतंत्र राज्य। 1840s के दशक तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अधिकांश भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी। बंगाल, मैसूर और मराठा शक्ति सभी पराजित हो चुकी थी। सिंध भी 1843 में ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में एक शक्तिशाली राज्य अभी भी मौजूद था। ये राज्य था पंजाब का सिख एम्पायर। रणजीत सिंह केवल 12 वर्ष की आयु में अपनी मिसल का नेतृत्व करने लगे। उनकी सैन्य प्रतिभा और राजनीतिक कौशल के कारण उन्होंने धीरे धीरे अन्य मिसल्स को अपने नियंत्रण में कर लिया। 1799 में उन्होंने लाहौर पर कब्जा किया और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। 1802 में रणजीत सिंह ने अमृतसर पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार उन्होंने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। रणजीत सिंह एक दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने समझ लिया था कि आधुनिक युद्ध के लिए आधुनिक सेना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने अपनी सेना को यूरोपियन मिलिट्री मॉडल पर संगठित किया। उन्होंने कई यूरोपीय अधिकारियों को अपनी सेना में नियुक्त किया। उनकी सेना को कहा जाता था फौज-ए-खास। ये सेना अनुशासन और प्रशिक्षण के लिए प्रसिद्ध थी। ब्रिटिश कंपनी और रणजीत सिंह के बीच एक महत्वपूर्ण संधि हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1809। इस संधि के अनुसार सतलज रिवर ब्रिटिश टेरिटरी और सिख एम्पायर के बीच सीमा बन गई। इस संधि के बाद रणजीत सिंह ने अपने विस्तार की दिशा उत्तर पश्चिम की ओर कर दी। रणजीत सिंह ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा किया, कश्मीर, पेशावर, मुल्तान। इस प्रकार पंजाब राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद पंजाब राज्य की स्थिति अस्थिर हो गई। रणजीत सिंह के बाद पंजाब दरबार में राजनीतिक षड्यंत्र बढ़ने लगे। उत्तराधिकार के लिए कई संघर्ष हुए, कई शासकों की हत्या भी हुई। इससे पंजाब की राजनीतिक शक्ति कमजोर हो गई। अंततः पंजाब का शासक बना एक बालक, दुलीप सिंह। उसकी माता रानी जिंदन उसकी संरक्षिका बनी, लेकिन वास्तविक शक्ति पंजाब की सेना यानी खालसा आर्मी के हाथों में आ गई। पंजाब की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर ब्रिटिश कंपनी ने पंजाब की सीमा पर अपनी सेना बढ़ानी शुरू कर दी। इससे तनाव बढ़ गया और 1845 में शुरू हुआ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। प्रमुख युद्ध। इस युद्ध के दौरान कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां हुईं, जैसे बैटल ऑफ मुदकी, बैटल ऑफ फिरोज शाह, बैटल ऑफ आलीवाल, बैटल ऑफ सुब्राव। सिख हार के कारण। सिख सेना बहुत बहादुरी से लड़ी, लेकिन उनकी हार का मुख्य कारण था अंदरूनी विश्वासघात। सिख सेना के दो प्रमुख नेता लाल सिंह और तेज सिंह ने ब्रिटिश सेना को गुप्त जानकारी दी। ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846। युद्ध के बाद एक महत्वपूर्ण संधि हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846। इस संधि के अनुसार पंजाब को भारी वॉर इंडेमनिटी देना पड़ा और जलंधर दोआब ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। सेल ऑफ कश्मीर। पंजाब पूरी इंडेमनिटी नहीं दे पाया, इसलिए ब्रिटिश कंपनी ने कश्मीर को बेच दिया गुलाब सिंह को। इस प्रकार कश्मीर में डोगरा डायनेस्टी की स्थापना हुई। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 टू 1849। पंजाब में ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण असंतोष बढ़ गया। 1848 में मुल्तान रिबेलियन शुरू हुआ। इस विद्रोह का नेतृत्व किया मुलराज ने। इस विद्रोह ने सेकेंड एंग्लो सिख वॉर को जन्म दिया। बैटल ऑफ चिलियनवाला इस युद्ध की सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में से एक थी। बैटल ऑफ चिलियनवाला। ये युद्ध बहुत भीषण था, दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। बैटल ऑफ गुजरात। अंततः निर्णायक युद्ध हुआ, बैटल ऑफ गुजरात 1849। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना विजयी हुई। एनेक्सेशन ऑफ पंजाब 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया। इस प्रकार सिख एम्पायर का अंत हो गया। कोहिनूर डायमंड। पंजाब की विजय के बाद एक ऐतिहासिक वस्तु ब्रिटिश एम्पायर के हाथ लग गई। ये थी कोहिनूर डायमंड। ये हीरा पंजाब के शासक दुलीप सिंह से लिया गया और बाद में इसे भेज दिया गया क्वीन विक्टोरिया को।
पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन। पंजाब के विलय के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाई। इसके लिए एक बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया। इस बोर्ड में शामिल थे हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स मैंसिल। 1853 में इस बोर्ड को समाप्त कर दिया गया और जॉन लॉरेंस को पंजाब का चीफ कमिश्नर बनाया गया। 1849 में पंजाब के विलय के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की अंतिम बड़ी शक्ति को भी पराजित कर दिया। अब भारत का अधिकांश भाग ब्रिटिश नियंत्रण में आ चुका था। ब्रिटिश विस्तार की नीतियां, युद्ध से आगे, राजनीतिक चालें। अब तक हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई बड़े युद्ध जीते, जैसे प्लासी, बक्सर, एंग्लो मैसूर वॉर्स, एंग्लो मराठा वॉर्स, एंग्लो सिख वॉर्स। इन युद्धों ने कंपनी को भारत में एक बड़ी शक्ति बना दिया। लेकिन ब्रिटिश विस्तार केवल युद्धों से ही नहीं हुआ। अंग्रेजों ने राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों का भी उपयोग किया। इन नीतियों की मदद से उन्होंने कई भारतीय राज्यों को बिना युद्ध के अपने अधीन कर लिया। ब्रिटिश विस्तार की 3 प्रमुख नीतियां थीं: पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस सबसे पहले लागू हुई नीति थी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ये नीति मुख्य रूप से वॉरेन हेस्टिंग्स के समय अपनाई गई। रिंग फेंस का उद्देश्य, उस समय ब्रिटिश कंपनी अभी पूरी तरह शक्तिशाली नहीं थी। उसे डर था कि मराठा या मैसूर जैसी शक्तियां उसके क्षेत्रों पर हमला कर सकती हैं। इसलिए कंपनी ने एक रणनीति अपनाई। इस रणनीति का उद्देश्य था अपने क्षेत्रों के चारों ओर बफर स्टेट्स बनाना। बफर स्टेट्स का अर्थ है ऐसे राज्य जो ब्रिटिश टेरिटरी और अन्य शक्तियों के बीच एक सुरक्षा परत का काम करें। उदाहरण के लिए, अवध को ब्रिटिश कंपनी ने मराठों के विरुद्ध एक बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल किया। रिंग फेंस की विशेषता, इस नीति में ब्रिटिश कंपनी अपने सहयोगी राज्यों को सैन्य सहायता देती थी, लेकिन उस सहायता का पूरा खर्च उसी राज्य को देना पड़ता था। इस प्रकार ब्रिटिश कंपनी बिना सीधे शासन किए अपने प्रभाव को बढ़ा रही थी। सब्सिडियरी अलायंस, ब्रिटिश विस्तार की सबसे महत्वपूर्ण नीति थी सब्सिडियरी अलायंस। इस नीति को व्यवस्थित रूप से लागू किया लॉर्ड वेलेस्ली ने। सब्सिडियरी अलायंस का उद्देश्य, 18वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट का प्रभाव बढ़ रहा था। ब्रिटिश सरकार को डर था कि फ्रांस भारत में हस्तक्षेप कर सकता है। इसलिए लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में ब्रिटिश शक्ति को मजबूत करने के लिए सब्सिडियरी अलायंस लागू किया। सब्सिडियरी अलायंस की शर्तें, इस नीति के अंतर्गत भारतीय शासकों को कुछ शर्तें स्वीकार करनी पड़ती थीं। 1. ब्रिटिश ट्रूप्स, राज्य को अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना रखने की अनुमति देनी होती थी। 2. मेंटेनेंस कॉस्ट, उस सेना का खर्च भारतीय राज्य को उठाना पड़ता था। 3. नो फॉरेन रिलेशंस, राज्य ब्रिटिश अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य या विदेशी शक्ति के साथ संधि नहीं कर सकता था। 4. ब्रिटिश रेजिडेंट, राज्य की राजधानी में एक ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त किया जाता था। इसे कहा जाता था रेजिडेंट। ये रेजिडेंट वास्तव में ब्रिटिश हितों की रक्षा करता था। परिणाम, सब्सिडियरी अलायंस स्वीकार करने के बाद भारतीय राज्य अपनी स्वतंत्र विदेश नीति खो देते थे और धीरे धीरे उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती थी। सब्सिडियरी अलायंस स्वीकार करने वाले राज्य, कई राज्यों ने सब्सिडियरी अलायंस स्वीकार किया। इनमें प्रमुख थे हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, अवध 1801, पेशवा 1801, भोंसले 1803, सिंधिया 1804, होलकर 1818। इस प्रकार ब्रिटिश कंपनी ने भारत के कई राज्यों को अपने प्रभाव में ले लिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ब्रिटिश विस्तार की तीसरी महत्वपूर्ण नीति थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये नीति लागू की लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत, भारतीय परंपरा के अनुसार यदि किसी शासक का कोई जैविक उत्तराधिकारी नहीं होता था तो वो एक पुत्र को गोद ले सकता था।
और वो दत्तक पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी बन सकता था। लेकिन डलहौजी ने इस परंपरा को स्वीकार नहीं किया। नीति का नियम। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार यदि किसी राज्य का शासक बिना प्राकृतिक उत्तराधिकारी के मर जाता था तो उसका राज्य ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाता था। दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था। एनेक्स्ड स्टेट्स। इस नीति के तहत कई राज्यों को ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया। इनमें प्रमुख थे सतारा 1848, जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, बघट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854। एनेक्सेशन ऑफ अवध। हालांकि अवध का विलय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत नहीं हुआ। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को मिस गवर्नेंस का आरोप लगाकर ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया। इस घटना ने भारतीय राजाओं में गहरा असंतोष पैदा किया। ऐतिहासिक महत्व। ब्रिटिश विस्तार की ये नीतियां बहुत प्रभावी थीं। इनकी सहायता से ब्रिटिश कंपनी ने कई राज्यों को बिना युद्ध के अपने अधीन कर लिया। लेकिन इन नीतियों ने भारतीय शासकों और जनता में गहरा असंतोष पैदा किया। यही असंतोष आगे चलकर 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण बना। पड़ोसी देशों के साथ ब्रिटिश संबंध। भारत की सीमाओं की सुरक्षा। 19वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर चुकी थी। लेकिन एक साम्राज्य की शक्ति केवल उसके आंतरिक क्षेत्रों से नहीं मापी जाती, उसकी सुरक्षा उसकी सीमाओं पर भी निर्भर करती है। इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए कई सैन्य और राजनीतिक अभियान चलाए। इन अभियानों का संबंध था भारत के पड़ोसी क्षेत्रों से। इनमें प्रमुख थे नेपाल, बर्मा, तिब्बत, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र। एंग्लो नेपाल वॉर 1814 से 1816। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में नेपाल में गोरखा रूलर्स की शक्ति बढ़ रही थी। गोरखा शासक अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहे थे। इस विस्तार के दौरान उनका संघर्ष ब्रिटिश टेरिटरी से होने लगा। संघर्ष का कारण। नेपाल और ब्रिटिश कंपनी के बीच मुख्य विवाद था बुटवाल, शेवराज। इन क्षेत्रों के नियंत्रण को लेकर दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ। 1814 में ब्रिटिश कंपनी ने नेपाल के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। ये युद्ध 2 वर्षों तक चला। नेपाल की सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन अंततः ब्रिटिश सेना विजयी हुई। 1816 में एक महत्वपूर्ण संधि हुई, ट्रीटी ऑफ सुगौली। इस संधि के अनुसार नेपाल को अपने कई क्षेत्र ब्रिटिश कंपनी को देने पड़े। इन क्षेत्रों में शामिल थे गढ़वाल, कुमाऊं। इन क्षेत्रों के कारण ब्रिटिश सरकार को हिमालय क्षेत्र में महत्वपूर्ण नियंत्रण मिल गया। इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह भी था कि गोरखा सैनिकों की बहादुरी से ब्रिटिश अधिकारी बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद कई गोरखा सैनिकों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती किया गया। एंग्लो बर्मीज वॉर्स। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश कंपनी का संघर्ष बर्मा से भी हुआ। उस समय बर्मा के शासक अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहे थे। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, जैसे असम, मणिपुर। इससे ब्रिटिश कंपनी चिंतित हो गई। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर 1824 से 1826। 1824 में ब्रिटिश कंपनी और बर्मा के बीच युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध काफी कठिन और महंगा था, लेकिन अंततः ब्रिटिश सेना विजयी हुई। 1826 में ट्रीटी ऑफ यांडाबो हुई। इस संधि के अनुसार बर्मा को ब्रिटिश कंपनी को देना पड़ा अराकान, तिनासिरिम और साथ ही उसे 1 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ा। दूसरा एंग्लो बर्मीज वॉर 1852 में हुआ। इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। इस युद्ध के बाद ब्रिटिश कंपनी ने लोअर बर्मा यानी पेगू प्रोविंस पर कब्जा कर लिया। तीसरा एंग्लो बर्मीज वॉर 1885 में हुआ। उस समय बर्मा का शासक था किंग थेबा। ब्रिटिश सरकार को संदेह था कि थेबा फ्रांस के साथ राजनीतिक संबंध बना रहा है। इस कारण ब्रिटिश सेना ने बर्मा पर आक्रमण किया।
1885 में बर्मा को पूरी तरह ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया और बर्मा ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गया। एंग्लो टिबेटन रिलेशंस। ब्रिटिश सरकार तिब्बत की राजनीति में भी रुचि लेने लगी। इसका मुख्य कारण था रूस का प्रभाव। ब्रिटिश सरकार को डर था कि रूस तिब्बत के माध्यम से भारत की सीमा तक पहुंच सकता है। यंग हस्बैंड एक्सपीडिशन 1904 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत में एक सैन्य मिशन भेजा। इस मिशन का नेतृत्व किया कर्नल यंग हस्बैंड ने। ट्रीटी ऑफ लहासा 1904। इस अभियान के बाद तिब्बत को मजबूर किया गया कि वो ट्रीटी ऑफ लहासा पर हस्ताक्षर करे। इस संधि के अनुसार तिब्बत को ब्रिटिश सरकार को 25 लाख रुपए का हर्जाना देना पड़ा और ब्रिटिश सेना ने कुछ समय के लिए चुंबी वैली पर कब्जा कर लिया। एंग्लो अफगान रिलेशंस। ब्रिटिश इंडिया की सबसे संवेदनशील सीमा थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ये क्षेत्र अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ था। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। ब्रिटिश सरकार को डर था कि रूस अफगानिस्तान के माध्यम से भारत पर आक्रमण कर सकता है। इस कारण अफगानिस्तान की राजनीति ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1839 से 1842। ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान में अपने समर्थक शासक शाह शुजा को सत्ता में स्थापित करने की कोशिश की। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सेना ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, लेकिन ये युद्ध ब्रिटिश सेना के लिए एक बड़ी असफलता साबित हुआ। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1878 से 1880। दूसरा एंग्लो अफगान वॉर 1878 में हुआ। इस युद्ध के बाद अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक महत्वपूर्ण संधि हुई, ट्रीटी ऑफ गंडामक। इस संधि के अनुसार अफगानिस्तान की विदेश नीति पर ब्रिटिश प्रभाव पड़ गया। ड्यूरन लाइन 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई। इस सीमा को कहा जाता है ड्यूरन लाइन। ये सीमा आज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक विवाद का विषय है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। उत्तर पश्चिम सीमा को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1901 में एक नया प्रांत बनाया। इसे कहा गया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ये प्रांत ट्राइबल क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। इस प्रकार ब्रिटिश एम्पायर ने केवल भारत के भीतर ही नहीं बल्कि भारत की सीमाओं के बाहर भी अपना प्रभाव स्थापित किया। इन सैन्य अभियानों और राजनीतिक नीतियों के कारण ब्रिटिश इंडिया एशिया का एक विशाल साम्राज्य बन गया। इस प्रकार 18वीं शताब्दी का भारत एक बड़े ऐतिहासिक परिवर्तन का साक्षी बना। मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, कई नई क्षेत्रीय शक्तियां उभरी, मराठा, मैसूर, सिख और अनेक स्वतंत्र राज्य। लेकिन इन शक्तियों के बीच आपसी संघर्ष और राजनीतिक विभाजन भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। इसी कमजोरी का लाभ उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बन गई। प्लासी से लेकर पंजाब के विलय तक लगभग एक शताब्दी में भारत का राजनीतिक मानचित्र पूरी तरह बदल गया। लेकिन इतिहास की ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि आगे आने वाला है भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा जन आंदोलन 1857 का विद्रोह, जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई की नींव रखी। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको इतिहास का कौन सा टॉपिक सबसे कठिन लगता है। अगले लेक्चर में हम समझेंगे 1857 की क्रांति की पूरी कहानी।